हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर के आए हैं 19वां प्रैक्टिस सेट। आज के इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न होगा वह इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान से रिलेटेड अहम प्रश्न होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके बिना देर किए हुए चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले कि हम एक एक करके प्रश्नों का हल देखें, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यह वीडियो को लाइक कीजिए तथा साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 का विद्रोह, जिसे स्वतंत्रता का पहला विद्रोह कहा जाता है, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो यह विद्रोह में किन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था? इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कूट में हमें उत्तर करना है। खेतीहर मजदूर ने नहीं लिया था, या शाहूकार ने नहीं लिया था, या कृषक ने, या फिर जमींदार ने। इनमें से किन लोगों ने जो है वह हिस्सा नहीं लिया था? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी दूसरा और चौथा। दूसरा में कौन है? तो शाहूकार, और चौथा में कौन है? तो जमींदार। ये दो लोग जो है इसमें हिस्सा नहीं लिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्य जो है तत्कालीन कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, या फिर सैनिक असंतोष, या भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, जो तत्कालीन कारण था उस वक्त का, तत्कालीन कारण में जो सम्मिलित है वह है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यानी अंग्रेजों का जो धर्म में हस्तक्षेप का संदेह क्या था कि अंग्रेज जो है वो उस वक्त जो एनफील्ड नामक राइफल आया था, उसके कारतूस को जो दांत से फाड़ करके ये किया जाता था, लोड किया जाता था, तो उसके लिए जो है ये अफवाह चली थी कि वो गाय और सूअर के चर्बी से है, जिससे जो है दोनों समुदाय के लोगों के में जो है इसके प्रति असंतोष की भावना थी। दूसरा जो है समुद्र पार युद्ध लड़ने जाने से लोग इनकार कर रहे थे, धर्म भ्रष्ट होने का खतरा था। इस प्रकार अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप जो है यह प्रमुख तत्कालीन कारण के रूप में माना जाता है 1857 के विद्रोह का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दल नरम दल और गर्म दल के आधार पर दो गुट में बंटवारा भी हो गया था। तो इनमें से किन्हें जो है वो नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक हैं, या दादा भाई नौरोजी हैं, या फिर एमजी रनाडे हैं, या गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो नरम दलीय नेता नहीं जाना जाने का अर्थ है कि उन्हें गरम दलीय नेता के रूप में जाना जाता है। अर्थात सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कि बाल गंगाधर तिलक को जो है गरम दलीय नेता के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये अबुल कलाम आज़ाद हैं, या फिर रफ़ी अहमद किदवई हैं, या एम.ए. अंसारी हैं, या बदरुद्दीन तैयब जी हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन? इस क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, तो उस वक्त अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके पश्चात हर वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देश के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग अध्यक्षों के द्वारा अध्यक्षता की जाती थी, सम्मेलन होता था, जिसे अधिवेशन के नाम से जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। मेरी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ तो कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। यह कथन लॉर्ड हैमिल्टन का है, या फिर लॉर्ड कर्जन का है, या लॉर्ड डफरिन है, या फिर लॉर्ड मिंटो है। तो लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। लेकिन यह जो कथन है पांचवा नंबर क्वेश्चन का, सबसे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है कि यह कथन लॉर्ड कर्जन का है, जिन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में दो बंगाल को बांटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। छठा नंबर सवाल है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है यह कब हुई है? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1881 ईस्वी में हुई है, या 1882 ईस्वी में,
या 1883 में या फिर 1884 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा, छठा नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी है कि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना हुई है वह 1884 ईस्वी में हुई है। जी, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है। औरंगजेब से जो तुलना करने का कार्य, लॉर्ड कर्जन की जो प्रशासन है उसकी तुलना अंग्रेज से करने का कार्य गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, या एनी बेसेंट ने, या दादा भाई नौरोजी ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है सातवां नंबर क्वेश्चन के लिए कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो औरंगजेब से की है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है सातवां नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो इसलिए प्लीज़ आप एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। यह मुक्ति दिवस उन्होंने 1939 ईस्वी में मनाया है, या फिर 1942 ईस्वी में मनाया है, या 1946 या फिर 1947 ईस्वी में मनाया है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा आठवां नंबर सवाल के लिए कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया है यह 1939 ईस्वी में मनाया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रांतीय सरकार का गठन जो 1937 में चुनाव हुआ और उसके बाद जो है प्रांतीय स्तर पर सरकार का गठन हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने अधिकांश राज्यों में सरकार का गठन किया था। तो उससे जब कांग्रेस की सरकार 1939 में रिजाइन करती है तो उसकी खुशी में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था। तो वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार के गठन की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया है, या वल्लभ भाई पटेल ने किया है, या फिर सी राजगोपालचारी जी ने किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि अंतरिम सरकार की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वह किस घटना की जांच करने के लिए की गई थी। वह काल कोठरी की घटना के बाद इसकी नियुक्ति की गई थी, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध इसकी जो है जांच करने के लिए गठित की गई थी, या बंगाल विभाजन के बाद किया गया था, या फिर 1857 की घटना को जांच करने के लिए किया गया था। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि हंटर कमेटी का जो गठन हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। यह कानपुर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, या फिर इलाहाबाद या लाहौर में। तो इसके जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में यह जाना जाएगा 11वां नंबर क्वेश्चन वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह दिल्ली में हुआ था, इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद जो प्रमुख 4 वेद हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद का जो सबसे करेक्ट आंसर है 12वां नंबर क्वेश्चन के लिए वो सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पुरंदर शब्द का इस्तेमाल जो है वो इंद्र देवता के लिए किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ये राज्य जो है कपिलवस्तु में शाक्य गणराज्य हैं, या फिर कुशीनगर के मल्ल में, या वैशाली के लिच्छवी में, या फिर मगध साम्राज्य में। तो 13वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था नहीं है वो मगध में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है महाजनपद और सूची 2 में है उनकी राजधानी। तो इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा होगा 14वां नंबर क्वेश्चन के लिए। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करने के लिए जो है वह कुरुक्षेत्र, साकेत, पंचाल, कौशाम्बी, कौशल अधिक्षेत्र और वत्स, इंद्रप्रस्थ। इसका सबसे सही उत्तर कौन है। तो 14वां नंबर प्रश्न पर अगर हम लोग ध्यान दें तो कुरुक्षेत्र की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ
यानी एक का 4, पंचाल की जो राजधानी थी वो अचिछत्र, कौशल की जो राजधानी थी वो साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अर्थात इस प्रकार जो करेक्ट कूट बन रहा है वह सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में यह उल्लेख मिलता है, या फिर मध्यम निकाय में यह उल्लेख मिलता है, या दीर्घ निकाय में यह उल्लेख मिलता है, या फिर खुद्दक निकाय में यह उल्लेख मिलता है। तो हम सभी जानते हैं 15वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि अंगुत्तर निकाय से इस बात की जानकारी मिलती है कि जो 16 महाजनपद है इसके बारे में जो जानकारी है वो बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया है। सांची का स्तूप का निर्माण जो है यह अशोक ने कराया है, या फिर गौतम बुद्ध ने कराया है, या चंद्रगुप्त ने, या फिर खरगोन ने। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा होगा। 16वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि सांची के स्तूप का जो निर्माण का कार्य है वह सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने किया था। शून्य की खोज जो है यह वराह मिहिर ने किया है, या फिर आर्यभट्ट ने किया है, या भास्कर ने किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो कौन सा होगा। शून्य की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो आर्यभट्ट को जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही के आंसर है। आर्यभट्ट जो है यह गुप्त शासक के दौरान जो है ये साइंटिस्ट जो है ये गुप्त काल के साइंटिस्ट है जो जिन्होंने शून्य की खोज किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। अर्थात हम लोग अब भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, ताकि और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो है आप जिससे फ़ायदा उठाए उससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। या आयन मंडल में होता है, या ओजोन मंडल में होता है, या फिर क्षोभ मंडल में होता है, या समताप मंडल में होता है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ये है कि मेघ गर्जन जो है वो वायुमंडल के परत जो है क्षोभ मंडल में होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह जो स्थित होते हैं वह समताप मंडल में स्थित होते हैं, या फिर आयन मंडल में स्थित होते हैं, या क्षोभ मंडल में, या बाह्य मंडल में। तो इसके लिए 19वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है कि जो कम्युनिकेटिव सैटेलाइट है, संचार उपग्रह के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं, यह जो है आयन मंडल में उपस्थित रहता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है क्या कहलाती है। तो इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या कर्क रेखा के नाम से, या फिर मकर रेखा के नाम से। तो अगर इस पर हम लोग ध्यान दें तो जो काल्पनिक रेखा 2 हिस्सों में बांटती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। यह जो है भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है। और उससे ऊपर जो है यह नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो है यह साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध में उसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश है उसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अर्थात 20वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में कौन सबसे सही कूट है। बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि, इन 4 ग्रहों में से जो आकार के हिसाब से सबसे घटता कूट है वह कौन सा है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा
आकार के हिसाब से घटते क्रम में जो कूट है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। भारत में जो नदियां प्रवाहित होती है ये सारी नदियां भारत में ही प्रवाहित है। सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब और ब्यास, ये सारी नदियां जो हैं यह भारत में ही प्रवाहित है और इनमें से किनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा कि ये जो नदियाँ प्रवाहित है इसमें से सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है यह मानसरोवर झील के पास स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22वां के बाद 23वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। 23वां नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि लूनी नदी किस में गिरती है। लूनी नदी जो है यह गंगा मुहाना पर आकर के गिरती है, या केरल के समुद्री तट पर आकर गिरती है, या फिर कच्छ के रण में विलोपित होती है, या गोदावरी के मुहाना पे गिरती है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 23वां नंबर प्रश्न के लिए यह है ऑप्शन नंबर सी कि लूनी नदी जो है यह कच्छ के रण में जाकर के विलोपित हो जाती है, यानी सी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। जो नदी का सीरीज हमारे पास स्थित है कि गंगा है, महानदी है, नर्मदा है, कृष्णा, गंगा, तापी है, कावेरी, गंगा, महानदी है, नर्मदा, तापी और कृष्णा है। इनमें से कौन सी नदियां जो है वह डेल्टा बनाने का कार्य करती है। तो 24वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही कूट है ऑप्शन नंबर सी है कि कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी, ये जो है ये सारी नदियां डेल्टा बनाने का कार्य करती है। गंगा नदी के द्वारा जो है उसके मुहाने पर बनाया गया डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो है ये सबसे बड़ा डेल्टा है, अर्थात ये सी आंसर जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 25वां नंबर प्रश्न है कि उत्तर पूर्व भारत जो सेवन सिस्टर के रूप में जाना जाता है उसकी सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्व भारत की जो सबसे बड़ी लोकटक झील है यह किस राज्य में स्थित है। यह जो स्थित है यह मेघालय में स्थित है, या मणिपुर में, या मिजोरम में, या फिर त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा ये जो झील स्थित है यह ऑप्शन नंबर 25वां नंबर क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है कि मणिपुर राज्य में जो है यह झील स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील जो है वह केरल में स्थित है, या आंध्र प्रदेश में स्थित है, या तमिलनाडु में स्थित है, या फिर उड़ीसा में स्थित है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 26वां नंबर सवाल के लिए कोलेरू झील जो स्थित है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसके लिए 26 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। युग्म है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उसके बाद है ये तिलैया बांध कोनार नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। इनमें से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। तो 27वां नंबर प्रश्न पर अगर हम लोग एक एक करके विचार करें तो जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में 27वां नंबर क्वेश्चन जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी कि तिलैया बांध जो है यह सुमेलित नहीं है। बाकी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर करेक्ट है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर, ये सभी करेक्ट है, सुमेलित है। सुमेलित अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग आ गए हैं यह इतिहास के बाद भूगोल, भूगोल के बाद जो है हम लोग आ गए हैं संविधान से रिलेटेड प्रश्नों की ओर, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर वह है भारतीय संविधान और पोल साइंस के प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्या है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। कौन सा सदन, संसद दो सदनों में चलता है, एक सदन को लोकसभा कहते हैं, दूसरे सदन को राज्यसभा कहते हैं। तो संसद का जो प्रतिनिधि सभा कहलाता है यह लोकसभा कहलाता है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। जनता उन्हें डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा उन्हें निर्वाचित करके अपने सदन पहुंचाती है। तो इसलिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्यसभा जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य इस सदन के सदस्य होते हैं, अर्थात इसको जो है प्रतिनिधि सभा के रूप में नहीं कहा जाता है। दूसरी बात कि लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है,
क्योंकि लोकसभा का विघटन जो है वो प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों पर लोकसभा का विघटन होता है, जबकि राज्यसभा का विघटन जो है यह 6 वर्षों पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसका विघटन कभी होता ही नहीं है। यह एक अस्थायी सदन है। विघटन इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्षों पर जो है 1/3 सदस्यों की सदस्यता जो है समाप्त होती है और उस पर पुनः निर्वाचन होता है। अर्थात इस प्रकार से जो है इसको अस्थायी, इस राज्यसभा को अस्थायी और लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, सही कथन है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही कथन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा को सदन का लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहलाता है क्योंकि जनता के डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी है, ये गलत है। लोकसभा अस्थायी है, राज्यसभा अस्थायी है। हम अभी पीछे भी चर्चा किए हैं जस्ट कि राज्यसभा जो है यह अस्थायी सदन है, अर्थात इसके सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्षों पर निर्वाचित होकर के आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है, ये सदन कभी विघटन नहीं होता है। सदन का विघटन जो है केवल लोकसभा का होता है प्रत्येक 5 वर्षों पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इससे पहले कि अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। जब भी संसद के दोनों सदन का सत्र चल रहा होता है तो उस सत्र में संसद के जो दोनों सदन की जो बैठक होती है उसमें उसकी अध्यक्षता करने का कार्य जो है ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है या उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं या फिर प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उनकी गैरमौजूदगी में राज्यसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी जब भी राज्यसभा का जब तक वो अपने पद पर रहेंगे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा है। यह 25 जनवरी 1950 तक अस्तित्व में रहा है या 31 दिसंबर 1950 तक या 1951 तक या 52 तक। तो सबसे करेक्ट आंसर जो होगा, चूँकि भारत में जो प्रथम निर्वाचन है यह 1952 में हुआ है, तो 1952 तक जो है भारत में जो है अस्थायी सदन रहा है। उसके बाद जो है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सदन में पहुंचे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। 32वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ये विरोधी दल के संसद को कहा जाता है या मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक संसद को कहा जाता है या कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को कहा जाता है या फिर निर्दलीय सांसद को कहा जाता है। तो संसद का जो गैर सरकारी सदस्य है इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि जो मंत्री है, जरूरी नहीं कि मंत्री कैबिनेट मंत्री हो, कोई भी मंत्री जो मंत्री हैं उनके अतिरिक्त जो प्रत्येक संसद है, चाहे वो सत्ता दल के संसद हो या फिर विरोधी दल के संसद हो, तब सभी सांसदों को जो है वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था। भारत में जो संसदीय समिति की जो सिफारिश किए थे वो हस्कर समिति, देवधर समिति या संसद की नियम समिति या संसद के अधीनस्थ विधान समिति। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि संसद की नियम समिति जो है इसकी सिफारिश किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर जो है वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसका निर्वाचन करना और अध्यक्ष को का कार्य जो है वो प्रोटेम स्पीकर के ये में किया जाता है। तो इसको कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष यानी जो उस चुनाव से पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो करते हैं या फिर निर्वाचन आयोग ये करता है। तो 34वां नंबर सवाल के लिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि जो प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्ति किया जाता है और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है 35वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले अगर लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। 5 वर्ष के निर्वाचन से पहले अगर लोकसभा को विघटन किया जाना है तो यह विघटन का कार्य किनके द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा यह है ऑप्शन नंबर
सी कि प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, यानी प्रधानमंत्री जब सिफारिश करेंगे तो उस आधार पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यह विघटन का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार जो सीरीज हम लोग का चल रहा था 35 प्रश्नों का, यह आज 19वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो अब चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ सभी दोस्त भी जो है आपके फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।